वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यह यूपी ट्रिपल सामान्य अध्ययन सीरीज का यह 5वां वीडियो है। इससे पहले 4 वीडियो आ चुकी है, वह जो है उसका लिंक इसी वीडियो कमेंट में पिन कर दिया गया है। जो लोग पहले वीडियो ना देखे हैं वो पहले वीडियो देख सकते हैं। तो आइए हम शुरू कर देखते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल नहीं है? आपको पहचानना जो है कौन एक खरीफ फसल नहीं है। धान, मूंगफली, मक्का, अलसी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी जो है, अलसी जो है यह एक खरीफ की फसल नहीं है, बल्कि यह एक आपकी रबी की फसल है। और अलसी जो है ये तिलहन फसल के अंतर्गत जो है आती है। तो डी ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पे एक तरफ भौतिक राशि है, दूसरी तरफ इकाई दी गई है। आपको जो है सही सुमिलित पहचानना है। दाब, कार्य, तापमान, दूरी, प्रकाश वर्ष, जूल, फ़ारेनहाइट, पास्कल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दाब का जो मात्रक होता है वह आपका पास्कल होता है, कार्य का जूल होता है, तापमान का फ़ारेनहाइट होता है और दूरी का जो है प्रकाश वर्ष होता है। तो इसका जो ऑप्शन सी है ये आपका सही है। दाब का मात्रक पास्कल होता है, कार्य का जूल, तापमान का फ़ारेनहाइट और दूरी का प्रकाश वर्ष होता है। सी ऑप्शन इसका सही है। हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2024 के अनुसार भारतीय शहर कौन सा है जो एशिया की अरबपति जो राजधानी के रूप में जो है उभर गया है? तो एशिया की अरबपति राजधानी के रूप में कौन सा भारतीय शहर उभरा है? मुंबई, हैदराबाद, अहमदाबाद, बंगलुरु या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एशिया की अरबपति राजधानी जो बनकर उभरा है यह आपका मुंबई बन गया है। ए ऑप्शन इसका सही है। और मुंबई में टोटल जो है 386 अरबपति रहते हैं इस लिस्ट के अनुसार। देश में दूसरे स्थान पर आपका जो स्थान आता है वह नई दिल्ली का है और तीसरे स्थान पर जो है हैदराबाद है। दूसरे स्थान पर नई दिल्ली, तीसरे स्थान पर आपका हैदराबाद है और पहले स्थान पर आपका मुंबई है। और मुंबई जो है एशिया के अरबपति राजधानी के रूप में उभरा है। ये ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में कौन सा वायु प्रदूषक हीमोग्लोबिन से योजित होकर अंगों की ऑक्सीजन आपूर्ति को घटा देता है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है यह हीमोग्लोबिन से जुड़कर जो है ये अंगों की जो ऑक्सीजन आपूर्ति है उसे घटा देता है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह आपका सही है। यहाँ पे 4 स्थल दिए गए, आपको पहचानना कौन सा स्थल जो है बुद्ध के जीवन संबंधित नहीं है। लुम्बिनी, कुशीनगर, वल्लभी, सारनाथ या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बुद्ध के जीवन से जो संबंधित स्थल है लुम्बिनी जहाँ पे बुद्ध जी का जन्म हुआ था, कुशीनगर जहाँ पे पर निर्माण प्राप्त हुआ था और सारनाथ जहाँ पर जो है गौतम बुद्ध ने पहला जो है उपदेश दिया था। वल्लभी से जो संबंधित बुद्ध के जीवन नहीं है। तो बी ऑप्शन इसका सही है। बाकी आपका लुम्बिनी, कुशीनगर और आपका सारनाथ से जो है संबंध बुद्ध के जीवन से है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। एक तरफ समाज सुधारक, दूसरी तरफ संस्था। आपको पहचानना कौन जो है सही सुमिलित नहीं है। दयानंद, स्वामी दयानंद आर्य समाज, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, स्वामी रामकृष्ण ब्रह्म समाज, सैयद अहमद खान साइंटिफिक सोसाइटी। पहचानना कौन सही सुमिलित नहीं है। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी और ब्रह्म समाज की जो स्थापना और रामकृष्ण मिशन स्वामी रामकृष्ण ने नहीं की थी बल्कि राजा राम मोहन राय ने की थी। मोहन राय ने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो इस प्रकार जो है इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। सी ऑप्शन इसका सही है।
सुप्रीम कोर्ट की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में नए ध्वज और प्रतीक का जो अनावरण है ये किसने किया है? द्रौपदी मुर्मू, जगदीप धनखड़, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का जो अनावरण है, इसका अनावरण वह भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना है वो वर्ष 1950 को हुई थी और 75 वर्ष के स्थापित होने के उपलक्ष्य में जो है नए ध्वज और प्रतीक का अनावरण किया गया है द्रौपदी मुर्मू द्वारा। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारतीय संविधान के संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। 59वां, 61वां, 62वां, 60वां या इनमें से कोई नहीं। तो यह जो है संविधान के 61वें संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की जो आयु है वह 81 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी और इस समय जो हमारे पीएम थे वह राजीव गांधी जी थे। और यह जो अधिनियम आता है यह आपका 1989 में यह जो है संशोधन किया गया था 61वें संविधान संशोधन द्वारा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 12, 14, 16 या 10? जैसा कि हम लोग जानते हैं राज्यसभा में जो अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है वह 250 हो सकती है, जिनमें 238 सदस्य जो है यह निर्वाचित होते हैं राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से और 12 जो है यह राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं। तो यही 12 सदस्य पूछा गया है जो ऑप्शन ए में दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित महाद्वीपों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कोट करते हुए इनके क्षेत्रफल का जो है आरोही अनुक्रम पहचानना है आपको। दक्षिण अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। ऑप्शन जो है आप लोग पढ़ लीजिए। हाल ही में आचार्य एनजी रंगा कृषि विश्वविद्यालय के तिरुपति स्थित क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र ने किस फसल की एक किस्म कोणार्क को विकसित किया है? गेहूं, चावल, सरसों या मूंगफली? तो यह जो है कोणार्क जो फसल की किस्म विकसित की गई है यह मूंगफली की ये किस्म है जिसका नाम कोणार्क रखा गया है और इसे जो है आचार्य एनजी रंगा कृषि विश्वविद्यालय के जो है तिरुपति स्थित क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान से विकसित किया है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के अवयव नहीं है, आपको पहचानना है। स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यवसाय, रहन सहन का स्तर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जो अवयव होते हैं वो 3 होते हैं। इनमें आपका शिक्षा है, स्वास्थ्य है और आपका जीवन स्तर है। व्यवसाय नहीं होता है और यही आपके परीक्षा में पूछा भी गया टेस्ट में। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 5, 7, 9 या 11? तो उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की जो कुल संख्या है वो टोटल जो आपकी 9 है। यह कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? लखनऊ, वाराणसी, आगरा या प्रयागराज? तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो है ये आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूं यूपीपीएससी आरओ 2023 एग्जाम के हमारा कोर्स शुरू किया गया है। यूपीपीएससी आरओ प्री 2023 एग्जाम फुल पेड को रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगे, डाउट क्लियरेंस मिलेगी। इसकी जो फीस आपकी 4000 रुपए है। फुल पेड को विद रिकॉर्डेड क्लास है, इसकी जो फीस आपकी 3000 रुपए है। इसमें आपको सब कुछ फीचर दिए जाएंगे जो ऊपर में है। आपको ये डाउट क्लियरेंस नहीं मिलेगा इस ग्रुप में। ओनली स्टडी मटेरियल ग्रुप विद रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगी। इसकी जो फीस आपकी 2200 रुपए है। ओनली टेस्ट सीरीज का ग्रुप है ये 1000 रुपए है। इनमें मिनिमम जो है 6 सीरीज आपको दी जाएंगे जिसमें 20 फुल टेस्ट होंगे,
10 जीएस के होंगे जिसमें 40 प्रश्न होंगे और 10 आपके सामान्य हिंदी जिसमें जो है 60 प्रश्न होंगे। 16 सेक्शन वाइज टेस्ट होंगे जिसमें 10 जीएस के पॉइंट होंगे, 6 आपके सामान्य हिंदी के पॉइंट्स होंगे। इसके अलावा जो है 10 टेस्ट दिए जाएंगे रीजनिंग के, और इसमें प्रत्येक टेस्ट में जो है 50 प्रश्न होंगे। तो 4000 वाले और 3000 वाले ग्रुप में जो है ये टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, वो पहले से ही ऐड होगी। ओनली पेड क्विज का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, इसकी फीस आपको 700 रुपए है। इसमें मिनिमम आपको 5000 जो है जीएस और हिंदी की एमसीक्यू कराए जाएंगे। अगर आप ओनली करंट अफेयर का ग्रुप लेना चाहते हैं और यारो का, तो यह 500 फीस पे करके जो है आप इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इनमें से कोई भी ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यह 3 हमारे दिए गए नंबर, इस पे कॉल या व्हाट्सएप पर जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पहचानना कौन जो है द्वितीय प्रदूषक नहीं है। पैन, धूम, कोहरा, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन। तो इसका जो सही आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड जो है यह द्वितीय प्रदूषक नहीं है। औद्योगिक गतिविधियों के माध्यम से उत्सर्जित होने वाले प्रमुख प्राथमिक वायु प्रदूषक जैसे आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन सौर विकिरण के प्रभाव से जो है वातावरण में अभिक्रिया करते हैं, जिस कारण जो है द्वितीय वायु प्रदूषक उत्पन्न होते हैं। जैसे आपका ओजोन हुआ, O3, पैन हुआ, ये सभी जो है द्वितीय प्रदूषक हैं। पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट इसका फुल फॉर्म होता है। इसके अलावा जो है सल्फर डाइऑक्साइड SO2 मुख्य रूप से विद्युत संयंत्रों और अन्य औद्योगिक सुविधाओं में जीवाश्म ईंधन के दहन से जो है उत्सर्जित होने वाली गैस है, और यह जो है इंजन, जहाजों, अन्य उपकरणों जैसे मोबाइल स्रोतों से ईंधन के रूप में जो है दहन से निकलती है। तो इसका जो आंसर जो आपका सी सही इसका आंसर है। यह जो द्वितीय प्रदूषक के रूप में नहीं आता है। यहाँ पे आपको पहचानना कौन सही सम्मिलित नहीं है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथी, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगुर, मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर। इसका जो सही आंसर है तो ऑप्शन बी पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है ये हांगुल के लिए नहीं प्रसिद्ध है, बल्कि पेरियार जो है यह हाथियों की झुंड के लिए फेमस है। बाकी पेरियार जो आपके केरल में स्थित है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान आपके केरल में स्थित है। दुधवा आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में स्थित है। मानस आपका असम में है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले, किस स्टेट में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है जो हाथियों के झुंड के लिए फेमस है। पेरियार आपके केरल में स्थित है। किसी व्यक्ति का संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। एक व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, एक व्यक्ति की ऊंचाई का आधा, एक व्यक्ति की ऊंचाई का 1/4, एक व्यक्ति की ऊंचाई का 2 गुना। तो अगर किसी व्यक्ति का संपूर्ण प्रतिबिंब देखना है समतल दर्पण में तो जो न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए वह आपके व्यक्ति की आधी ऊंचाई होनी चाहिए। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 1944 में गांधीवादी योजना की व्याख्या किसके द्वारा की गई है। NR सरकार, कस्तूरी भाई लाल भाई, जयप्रकाश नारायण, श्रीमन नारायण अग्रवाल। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी श्रीमन नारायण अग्रवाल ने जो है 1944 में गांधीवादी योजना की जो है व्याख्या की थी। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। पौधों में जाइलम मुख्य रूप से किसके लिए जिम्मेदार होता है। भोजन का परिवहन, अमीनो अम्ल का परिवहन, पानी का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन। पौधों में जाइलम जो है यह मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है पानी के परिवहन के लिए। इसका जो ऑप्शन सही है वो आपका सही है। जाइलम जो है यह पानी का परिवहन करता है और पोषक तत्वों को जो है जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रवणता को दर्शाता है। थर्मोकलाइन, हेलोकलाइन, पाइक्लोकलाइन या केमोकलाइन।
तो जल लवणता प्रवणता को प्रदर्शित करता हुआ आपका हैलोक्लाइन होता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।